Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we are going to discuss a very trending and popular topic, and the name of the topic is United States of Kailasa, which is the self-proclaimed state. आज हम लोग एक स्वघोषित राष्ट्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके क्या संवैधानिक पक्ष हैं, उसका क्या ऐतिहासिक पक्ष है, उसकी क्या फिजिबिलिटी संभावनाएं हैं, इन सारी बातों पे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट हमें अतिरिक्त टाइम दे दें, अपने नेत्रों को बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो विद्वधुवस्तु मा विद्विषावहे। दिस इज द गुरु शिष्य मंत्र, टीचर डिसाइपल मंत्र, और इसे हम लोग भोजन मंत्र के नाम से भी जानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का यह जो मंत्र है, यह एक बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है, जो यह कहता है कि ओम अर्थात द कॉस्मिक साउंड, द ओरिजिनेटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, कि वह जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, जो वह सृष्टि का पोषण करता है, जो सृष्टि का विनाश करता है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हम गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करे, हम दोनों का पोषण करे, हम दोनों को ऊर्जावान करे, हम दोनों को प्राप्त किए गए ज्ञान से तेजस्वी बनाए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें कोई अहंकार ना आए, जिससे हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विद्वेष, कोई एनिमिटी पैदा ना हो। टुडे we are going to discuss about a very trending and popular topic, and the name of the topic is establishment of a self-declared state, and the name of the state is United States of Kailasa. आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे वह मुद्दा काफ़ी इस समय चर्चे में है, काफ़ी लोकप्रिय है, और यह जो मुद्दा है, इस मुद्दे में हम लोग इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो कैलासा स्वघोषित राज्य है, इस राज्य का क्या संवैधानिक पक्ष है, इसका क्या ऐतिहासिक पक्ष है, हम लोग इन सारी बातों पर विचार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू from 15th March 2023, I am going to run regular classes on YouTube, morning and evening classes. मैं YouTube पर सुबह और शाम की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया था। ये 15 मार्च से क्लास मेरी चलेगी। इसमें सुबह की जो क्लास होगी उसकी टाइमिंग होगी 5:30 बजे से 6:15 बजे तक, और जो शाम की क्लास होगी उसकी टाइमिंग होगी 8 बजे से 8:30 बजे तक। इन दिस बोथ क्लासेस I would instruct you, I would inform you
on different topics of Indian polity, history, geography, economics, science and technology. And in the evening class, I will teach you डेली करंट अफेयर्स। तो जो देखिए हम लोग की जो क्लास रहेगी, इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्निंग या सुबह की जो क्लास है, इसमें हम लोग जो परंपरागत समान अध्ययन है, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था खत्म करेंगे, फिर हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, फिर हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और जो शाम की प्रतिदिन की क्लास होगी 8 बजे से 8:30 बजे तक, उस क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास लेकर के आया हूँ, वह क्लास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के बारे में। लेकिन यह जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, इसका क्या स्टेटस है? यह स्वघोषित राष्ट्र है, तो क्या ऐसे राष्ट्र को बनाने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के पास है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर भी हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित। लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस राष्ट्र को बनाने की घोषणा की, जिस व्यक्ति के नाम पर यह राष्ट्र बना है, जिस व्यक्ति को सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदूज ऑफ कैलासा स्टेट्स कहा जा रहा है, हम लोग सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जिस व्यक्ति का नाम है नित्यानंद, और उनके शिष्य उनको नित्यानंद, परम शिव में नित्यानंद परमहंस के नाम से भी जानते हैं। देखो, भारत साधु संतों का देश है, और यदि हम लोग एक आंकड़े पर विश्वास करें तो एट प्रेजेंट देयर आर 40 to 50 मिलियन सेंट्स इन इंडिया। भारत में वर्तमान में 40 से 50 मिलियन, मतलब 4 से 5 मिलियन, अर्थात 40 से 50 लाख साधु इसमें भारत में हैं। तो देखो, यह जो साधु संतों का देश है, यह साधु संतों की जो भूमि है, निश्चित रूप से इन साधु संतों ने भारत के आध्यात्मिक उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान किया है। वो एक अलग सी बात है कि कुछ साधु संतों के कारण से साधु संतों की जो परंपरा है, पुनीत परंपरा है, वो धूमिल हुई है, उस पर बट्टा लगा है, वो दागदार हो गया है। ऐसे ही 14 नकली बाबाओं का लिस्ट जारी किया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज की धरती से 2017 में। तो यह जो नित्यानंद परमहंस हैं, यह उन्हीं नकली साधुओं में से हैं, नकली बाबाओं में से हैं, तो इन्हें संत कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। लेकिन इनके अनुयायी जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनको इसी नाम से जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका परिचय करा दूँ आप लोगों से। देखिए, जो नित्यानंद परमहंस हैं, इनका जन्म 1 जनवरी 1978 को तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु का तिरुवन्नामलई एक छोटा सा शहर है, वहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम अरुणाचलम राजशेखरन है, और इनके पिता अरुणाचलम और माँ जो है देवनायकी हैं। It is said that when he was at the age of 3, a Saint Yogendra Giri recognized him as replete with some kind of spiritual power in him. जब वे 3 वर्ष की अवस्था के थे, तभी योगेंद्र गिरी नाम के एक साधु ने उनके अंदर किसी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का कार्य किया, और उन्होंने दावा किया कि एक दिन यह जो बच्चा है, यह जो बालक है, यह आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा।
ये जो नित्यानंद स्वामी हैं, इन्होंने यह दावा किया है कि व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 12 ही एक्सपीरियंस सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनसाइड हिज माइंड। जब 12 साल की अवस्था में हुए तो उनको कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुई, और इसके बाद व्हेन ही अटेंड द एज ऑफ 22 he got enlightenment as Buddha got enlightenment at the age of 30 years। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध को 30 साल की उम्र में प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई थी, ठीक उसी प्रकार से नित्यानंद स्वामी का कहना है कि जब इनकी उम्र 22 साल की हुई तो इन्हें प्रबोधन अर्थात प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई। एंड ही as he claimed gained so many charismatic powers, और उन्होंने दावा किया कि उनके अंदर कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ आ गई। उनका यह दावा है कि उन्होंने 40 मिनट से भी अधिक सूर्योदय के समय को आगे बढ़ा दिया। He has the power to make any person competent enough to see in fog and inside across the wall। कि उनके अंदर जो एक शक्ति है, उन्होंने का यह कहना है कि उनके अंदर चमत्कारिक शक्ति है। और यहाँ यही नहीं, उन्होंने आइंस्टीन का जो E=mc² का फॉर्मूला है उसको भी उन्होंने यह कहा कि उसको झूठ साबित कर सकते हैं। तो दिस वेयर द सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लेम्स मेड बाय हिम। उनके द्वारा यह स्वघोषित कुछ दावे किए गए। 2003 में कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बिदादी नाम की एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना नित्यानंद ज्ञान पीठम की स्थापना किया। और वाटकिंस बॉडी स्पिरिट एंड माइंड नाम की जो पत्रिका है, यदि हम लोग उसकी बात करें तो उसके अनुसार ही इज़ द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लिविंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के 100 जीवित आध्यात्मिक लोगों में से ये एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। देखिए, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। इनके द्वारा कई आश्रम, कई स्कूल चलाए जा रहे थे। लेकिन वर्ष 2010 में इन 2010 उनका जो ड्राइवर था लेलिन कुरुप्पन, उसने यह दावा किया कि he has a video and in which he was sexually engaged with the साउथ इंडियन एक्ट्रेस रंजीता। उसका कहना था कि उसने साउथ इंडिया की जो एक एक्ट्रेस थी रंजीता, उसके साथ में उसने एक वीडियो बनाया। हालांकि बाद में सन टीवी ने इसको जब ब्रॉडकास्ट किया तो रंजीता ने उसको राइट टू प्राइवेसी का मामला मानते हुए उनके ऊपर उल्टा मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। बाद में नित्यानंद की गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो नित्यानंद हैं उनके ऊपर 2018 में उनके ऊपर और भी कई प्रकार के बलात्कार और अपहरण के चार्जेस लगाए गए और वो वहाँ से भारत से भाग गए। और भारत से भागने के बाद वर्ष 2019 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक राष्ट्र की स्थापना किया हुआ है, जिस राष्ट्र का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। देखिए, एग्जैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा जो है उसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में सही से बताना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो दक्षिण अफ्रीकी राज्य इक्वेडोर है, तो इक्वेडोर के से उन्होंने एक द्वीप, एक आइलैंड खरीदा और उस आइलैंड पे उन्होंने अपना एक देश बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की करेंसी चलाई, खुद का उन्होंने फ्लैग या ध्वज चिन्हित किया।
उन्होंने खुद के उसके राष्ट्रीय प्रतीक बनाए और उनका यह दावा है कि दिस इज़ द सिंगल सॉवरेन हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू संप्रभु राष्ट्र है। देखिए ये सब तो बात अलग थी, बट ये सब बातें जो है मीडिया में चर्चा में तब आ गई जब 24 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की एक समिति है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर समिति। तो ये दो समिति है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसमें 18 जो है एक्सपर्ट्स होते हैं और इस समिति का काम यह है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधाएं होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग, निगरानी करती है कि इसका अनुपालन ठीक से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो जब इन्होंने 24 फरवरी 2022 को जब इसकी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में एक महिला ने शिरकत किया और उसने दावा किया कि वह एक नए स्वघोषित राष्ट्र की तरफ से आई है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र कैलासा है, जिसके संस्थापक हैं नित्यानंद परमहंस। और उन्होंने भारत को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। तो वो जो प्रतिनिधि थी विजय प्रिया नित्यानंद, उन्होंने ये दावा किया कि उनका अपना एक राष्ट्र है और उसी राष्ट्र की ओर से वो आई है। अब यहाँ पर देखो एक सवाल आ जाता है और सवाल ये आ जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को राष्ट्र बनाने का अधिकार है क्या, या कोई राष्ट्र कैसे बन सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो स्टेट है, स्टेटस शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है परिस्थिति। सबसे पहली बार इसको डिफाइन किया अरिस्टोटल या अरस्तू ने, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र होने के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और उसके पास संप्रभुता भी होनी चाहिए। यदि हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में देयर आर 2 थ्योरीज रिगार्डिंग टू स्टेट। राज्य के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव थ्योरी। पहले वाले को हम लोग 2 सिद्धांत है, पहले वाले को हम लोग संरचनात्मक सिद्धांत और दूसरे वाले को उद्घोषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है या संरचनात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले जर्मनी के विद्वान हैं जिनका नाम है लॉरेंस ओपेनहीम। लॉरेंस ओपेनहीम ने कहा कि राष्ट्र होने के लिए 5 बातों का होना जरूरी है। पहला फिक्स टेरिटरी, सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ सॉवरेनिटी एंड फिफ्थ वन रिकॉग्निशन बाय स्टेट्स। निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता भी मिलनी चाहिए या राष्ट्रों की मान्यता मिलनी चाहिए, तभी वह राष्ट्र बन सकता है। बट इन 1833 in the Montevideo Convention, a declarative theory of state was given। 1933 में जो मोंटविडियो समझौता हुआ था उसमें राज्य का एक उद्घोषणात्मक सिद्धांत भी दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य होने के लिए सिर्फ 4 शर्तों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनसंख्या है, नंबर 2 निश्चित भूभाग है, नंबर 3 सरकार है और नंबर 4 जो है वो संप्रभुता है। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों सिद्धांतों की बात करें तो निश्चित रूप से जो डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट है, जो उद्घोषणात्मक सिद्धांत है,
उसके आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो कहलाता है उसको राज्य माना जा सकता है। लेकिन चूँकि उसे अभी तक किसी भी राज्य के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उसका यह दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसको मान्यता दिया हुआ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसको यदि हम लोग गलत ही मान लें अभी, तो निश्चित रूप से जो कॉन्स्टिट्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके द्वारा उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। लेकिन जो डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट है उसके द्वारा उसे राष्ट्र हम लोग मान सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्त है वो शर्त यह है कि उसका जो चार्टर है, उसका आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली है, जो महासभा है, उसके द्वारा 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित होगा तभी आपको राष्ट्र का दर्जा मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो कैलासा है, जो हिंदुओं का एकमात्र संप्रभु राष्ट्र बताया जा रहा है, जो भगोड़े नित्यानंद के द्वारा जिसकी स्थापना का दावा किया गया, तो देखो इसको राज्य तो नहीं माना जा सकता। लेकिन दुनिया में 80 ऐसे टेरिटरी, ऐसे क्षेत्र हैं जो सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशन हैं, जिनको माइक्रो नेशन कहा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा को माइक्रो नेशन के दर्जे में रखा जा सकता है, लेकिन उसे राज्य का दर्जा में नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में की समिति में भाग लेने का देखो सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति होती है, यह समिति कोई राज्य के मान्यता या नहीं मान्यता वाला कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना यह उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑब्लिगेशंस हैं, जो बाध्यताएं हैं, उसकी प्रतिपूर्ति किस प्रकार से हो पा रही है, उस दावे को करने के लिए दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो जो विजय प्रिया नित्यानंद हैं वो वहाँ पे गई, और इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र होने की बात है, तो संयुक्त राष्ट्र ने पूरी तरीके से इस बात को नकार दिया, पूरी तरीके से इस बात को यह कह दिया कि उनके द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं उस बयान को हम नज़रअंदाज करते हैं, उसका देयर इज़ नो एनी मीनिंग ऑफ इट, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यह आपका ये पूरा जो है, ये पूरा मामला है। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके जो कोई भी प्रश्न रहते हैं, किसी भी जो भी सब्जेक्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, उस टॉपिक से कंसर्निंग आपके पास जो भी डाउट रहेंगे, जो भी आपके पास जो भी डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो कक्षा थी, आज की जो क्लास थी, यही तक थी। आज मैंने सिर्फ यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने बताना चाहा कि 15 तारीख से मैं आपकी क्लास लेके आ रहा हूँ पर डे के हिसाब से। और मैं चूँकि थोड़ा मेरी योगा की क्लासेस मैं योगा करता हूँ, काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है और मॉर्निंग का ही टाइम रहता है, तो इसमें और मेरा चूँकि मेरी यात्रा भी चल रही है, तो मैं लाइव तो अगर नहीं आ पाए टाइम पर, तो मैं वीडियो ही डाल दिया करूँगा इस टाइम पे। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो बना लूँगा और उसको वीडियो को डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सब लोगों को फिर से एक बार इस क्लास को ख़त्म करने के पहले एक बार ओम मंत्र को चैंट कर लें। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधिमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन।